नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल एंड वेलकम टू माय चैनल बिग इंडियन हॉलिक। हमारा आज का वीडियो, हम अपनी इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आखिर क्यों सारी सरकारें, बाकी सारी सरकारें और इवन बीजेपी सरकार भी आखिर क्यों डरती है जातिगत जनगणना को लेकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लें, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम अपनी बातें, अपनी समस्या, जातिगत जनगणना से रिलेटेड हर एक बात हम लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आप जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं, इसके समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी जानकार लोगों को भेजें। आखिर सवाल यहाँ उठता है कि सत्ता में आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ क्यों हो जाती हैं। एसईसीसी के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि मान लीजिए कि हमारे जो पिछले आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर नीचे हो ही जाना है। और अगर हम पिछले आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो 52% है। और अगर हम एक बार को ले कि जातिगत जनगणना होती है और इसके बाद अगर वो घटकर 40% पे आ जाती है, तो हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों में जो ओबीसी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिनाई करेंगे, इस चीज से इनकार करेंगे। उनका कहना यही होगा कि ये कहीं ना कहीं जो जितना भी आंकड़ा बताया जा रहा है ये गलत है। और वहीं अगर ये आंकड़े बढ़कर 60% पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर है सरकार को कि कहीं ओबीसी के लोग आरक्षण को और बढ़ाने की मांग न करें। तो मुझे लगता है सरकारें कहीं इसी बात को लेकर डरती भी हैं। और आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल तो होगा नहीं, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने ही जाते हैं। तो आखिर जातिगत जनगणना के प्रतिशत में बढ़ने घटने की गुंजाइश जो है ना, वो अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। प्रोफेसर संजय कुमार का ये भी कहना है कि अभी हाल में देखा जाए तो मोदी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर और ओबीसी की जनगणना को लेकर मुकरी हुई है, अपनी इन्हीं बातों से डिनाई कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि सरकार, मोदी सरकार इसके लिए खुद से भी पहल करे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीवी पंत और सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और निर्देशक बद्री नारायण कहते हैं कि अंग्रेजों के जातिगत जनगणना लाने से पहले जाति व्यवस्था जो थी बहुत लचीली और गतिशील थी। लेकिन जब जातिगत जनगणना अंग्रेज लेकर आए तो क्योंकि सारा डाटा जो है रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, उसके बाद से ही जितना भी जाति व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं जटिल हो गई। जनगणना होना ही अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य है। और जब ये चीजें एक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती हैं तो एक नई राजनीति जन्म लेती है। विकास के आयाम भी निर्धारित किए जाते हैं। राजनीति में भी देखा जाए, आखिरी में देखा जाए तो राजनीति में भी जातिगत राजनीति की शुरुआत होने लग जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से सरकारें भी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सोच समझकर इस पर काम करती हैं, इसके ऊपर फैसला लेती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है जिससे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन 1931 के बाद से ही जातिगत जनगणना तो हुई नहीं, उसके बावजूद जाति के नाम पर भी आज भी सारे कार्य तो होते ही हैं। तो इससे क्या होगा कि जातिगत जनगणना हो जाएगी, इससे क्या बदल जाएगा? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं कि अभी जो राजनीति होती है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन एक बार अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, हमारा ये सारा जाति का आधार, एक जो जितना भी डिटेल है हमारे पास, ये अगर पूरी तरीके से एक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है कि कितनी संख्या किस जाति की है, उस आधार पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। और एक कहीं ना कहीं इसमें बात यह आ जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। इस वजह से इसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े होंगे कि जिनकी कम संख्या हो जाएगी उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। एक दूसरा डर भी है कि कई सारे ओबीसी लोग ऐसे भी हैं जिनका केंद्र की लिस्ट में वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन अपने ही राज्य के अंदर वो ओबीसी में नहीं आते, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनको उनके पूरे के पूरे राज्य को और उनके राज्य के लोगों को ओबीसी में डाला गया। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र की लिस्ट में वो ओबीसी में नहीं आते। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। बिहार में बनिया ओबीसी में आते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में बनिया अपर कास्ट में आ जाते हैं। और सेम ऐसा ही हाल जाटों का है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को भी
अलग ओबीसी की लिस्ट में रखा गया है। और अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे एक नया और एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज से भी डरती है और उनको ये लगता है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो कई सारी चीजों में बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। लेकिन ये पैमाने भी निर्धारित करने वाले आप ही के कुछ सरकार के लोग हैं। तो मेरी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज निर्धारित करनी है, किसी चीज की पहल करनी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। सरकार ने इससे पहले कई सारे ऐसे रिस्क लिए जो कि शायद काम ही नहीं, लेकिन इस रिस्क में कई सारे प्रोफेसर, कई सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, कई सारी डिटेल वीडियोस बनाई गई हैं, लोगों के कई सारे ओपिनियंस हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति के व्यक्ति को उसके हिसाब से उसका जो अधिकार है उसे वो सही रूप से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें मेरा खुद जातिगत जनगणना के ऊपर एक ओपिनियन होगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना होगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो में आपको लगा है कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं, उसके समर्थन में है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैंने कहीं कोई गलती करी है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताएं। और आपको जातिगत जनगणना को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।